हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण को अपन पढ़ने वाले हैं और ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। अगले 35 से 40 मिनट के अंदर चैप्टर को कर देंगे खत्म और आपके दिमाग में कर देंगे इस चैप्टर को बिल्कुल सेट। तो अब आज के बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, फोटोसिंथेसिस के अंदर तो नहीं आएगी। जितने मैंने पढ़े हैं वो आपको पता ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होती क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक है, तो आप सबको पता है, अपन 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं क्या है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है भैया? सूरज की किरणें आएंगी, उनसे अपन क्या है, अपन तो क्या है, प्लांट्स जो है वो खाना बनाते हैं उनसे। ये बात तो सबको पता होती है। ठीक है, चलो जी। तो इसको एनसीईआरटी में लिख रखा है कि भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है ये क्या है? ये जो प्रकाश संश्लेषण है क्या है? भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। कैसे है जी? ठीक है, इसमें क्या सनलाइट का यूज हो रहा है। ठीक है, और रासायनिक कैसे है? रसायन अंदर अपन पढ़ेंगे आगे कि रसायन कौन कौन से इसके अंदर यूज हो रहे हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो ये भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, इसलिए इसको क्या है, फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फिजियोकेमिकल प्रोसेस को कहा जाता है। ठीक है जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है अर्थ पर। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड का। अपनी जो अर्थ है, पृथ्वी जो है, इस पर जो प्राथमिक स्रोत है खाने का, फूड का, भोजन का, वो क्या है? फोटोसिंथेसिस है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और वो अपना खाना बनाएंगे, और फिर जैसे प्लांट जीवित रहेंगे तो अपन को फल देंगे। ठीक है, और उन्हीं प्लांट से अपन क्या करेंगे, उनसे अपन को अनाज मिलेगा, उन्हीं से अपन को फल मिलेगा, उन्हीं से अपन को सब्जियां मिलेंगी। तो वही क्या है अल्टीमेटली? सोर्स तो क्या है, स्रोत तो क्या है? फोटोसिंथेसिस ही तो है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अपन बोलते हैं ना कि हाँ प्लांट्स भैया ऑक्सीजन देते हैं और क्या है, CO2 वो लेते हैं। अपन ये बोलते हैं ना कि अपन तो भैया सांस लेते हैं, तब क्या करते हैं अपन? ऑक्सीजन तो अपन लेते हैं, ठीक है, और CO2 अपन छोड़ते हैं। ये बात तो हो गई अपनी। अब बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के लिए अपन ने दिमाग में क्या बैठा रखा है कि भैया वो जब प्लांट्स हैं वो श्वास लेते हैं तब क्या करते हैं? ऑक्सीजन तो वो छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। ये अपन ने दिमाग में बैठा रखा है। लेकिन भैया बात ऐसी है नहीं। वो जो है ऑक्सीजन जो है वो कब छोड़ते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तब छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं? जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक बात है। चलो एक तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई। अब आप ये नहीं बोलोगे कि जो प्लांट है वो सांस लेते हैं तब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं तब वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन। चलो जी, रिलीज करते हैं O2। दूसरी बात क्या? सनलाइट प्लस प्लांट्स। ठीक है, सनलाइट और प्लांट्स दोनों मिलकर क्या बनाया? फोटोसिंथेसिस किया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स खुद जीवित रहे और उन्होंने फल दिया, फूल दिए और सब्जियां दी, अपन को अनाज दिया। ठीक बात है। तो अपन को फूड मिल गया, वहां से फूड मिल गया, और प्लांट्स ने अपन को क्या दे दिया? ऑक्सीजन भी दे दी। प्लांट्स ने अपन को क्या दे दी? ऑक्सीजन भी दे दी, खाना भी दे दिया। तो इसे क्या, एनिमल्स को यही तो चाहिए, खाना मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई। ठीक बात है। चलो आगे चलो। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, और ये अपन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया कि भैया प्लांट जो है वो सनलाइट से ही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। इस बात की पक्की बात, मतलब ये बात सही है या नहीं है, प्रूफ करने के लिए क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, मतलब ये एक मतलब बस से नहीं बैठ सकते, चैन से नहीं बैठ सकते, इनको कुछ न कुछ सूझता रहता है। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने? एक लीफ ली, एक पत्ती ले ली। ठीक है, एक प्लांट ले लिया, उसके एक पत्ती पर क्या कर दिया? आधी पत्ती को तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रख दिया और आधी पत्ती पर एक काला कागज लगा दिया। ठीक बात है। प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, उसकी पत्ती पर आधी पत्ती को तो नॉर्मल जैसी थी वैसे कर दिया, और जो आधी पत्ती थी, ठीक है, ये पूरी पत्ती है, आधी पत्ती पर काला कागज लगा दिया, आधी पत्ती नॉर्मल है। ठीक बात है। अब क्या हुआ, यहां पर जहां पर काला कागज लगा रखा है, जो ब्लैक पेपर लगा रखा है, वहां पर तो लाइट आएगी नहीं। वहां पर लाइट कैसे पड़ेगी? ठीक है, उसको तो काले कागज से ढक दिया अपन ने, तो वहां पर कोई लाइट नहीं आई। कोई लाइट नहीं आई तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई जी। कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो कोई स्टार्च नहीं बना, तो कोई स्टार्च नहीं बना। ठीक है, और जहां पर काला कागज से अपने नहीं ढका हुआ था वहां पर लाइट भी आई, फोटोसिंथेसिस भी हुआ और स्टार्च भी बना। तो इस एक्सपेरिमेंट से अपन को क्या पता लगा कि भैया लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी चीज है। चलो जी, फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है इसके अंदर। इन्होंने भी एक पत्ती ले ली। ठीक है, और क्या किया? आधी पत्ती को तो इन्होंने KOH जो सॉल्यूशन है, KOH का जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर डुबो दिया आधी पत्ती को, और आधी पत्ती को नॉर्मल रखा। ठीक है, आधी पत्ती को क्या किया? KOH के जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डुबो दिया और आधी पत्ती को नॉर्मल रखा। तो क्या देखा गया? क्या देखा? ये जो KOH है ना, इसके अंदर एक ताकत होती है। क्या ताकत होती है? ये जो CO2 है ना, इसका क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है जी। CO2 क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। तो क्या देखा गया कि जहां से जो पत्ती इस KOH के सॉल्यूशन के अंदर डूबी हुई थी,
उसने क्या किया, क्या नहीं किया, फोटोसिंथेसिस नहीं किया जी, ठीक है। वहां पर जो CO2 है वो बची नहीं, CO2 नहीं बची तो स्टार्च नहीं बचा, ठीक है, जो स्टार्च है वो बना ही नहीं, ठीक है। मतलब क्या पता लगा अपन को कि भैया यहां पर क्या CO2 है ही नहीं, यहां पर CO2 अपन को दिखी ही नहीं, और यहां पर स्टार्च भी नहीं बना, CO2 नहीं है तो स्टार्च भी नहीं बना, ठीक है। यहां पर CO2 थी और यहां पर स्टार्च भी बना, मतलब यहां से इस एक्सपेरिमेंट से अपन को क्या पता लगा कि भैया CO2 भी जरूरी है स्टार्च बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए सिर्फ लाइट की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपन को CO2 भी चाहिए। ये बात अपन को क्लियर हो गई। तो अपन को क्या क्या क्लियर होगा कि भैया लाइट की जरूरत पड़ेगी और CO2 की जरूरत पड़ेगी। चलो जी आगे चलते हैं। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, अर्ली एक्सपेरिमेंट। एक प्रेस्टली भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, जोसेफ प्रेस्टली ने एक्सपेरिमेंट किया, 1770 की बात है। इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया, ये आपको याद होने चाहिए। एक जैन इंजनहाउस नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाइड्रीला पर क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक्वेटिक प्लांट है हाइड्रीला। वॉन सैक ने क्या किया, स्टार्च कैसे बनता उसकी बातें कर ली। और एंगलमैन ने प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया, क्लेडोफोरा का यूज किया। वो वैन नील जो है इन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का यूज किया। एक एक की अपन डिटेल में बात करेंगे। चलो जी पहले बात कर ले तो जोसेफ प्रेस्टली भाई साहब ने क्या किया, 1770 की बात है। इन्होंने क्या किया, ये देखो, ये लिए एक तो चूहा लिया और एक लिया क्या, कैंडल, एक ली मोमबत्ती, ठीक है। दोनों को क्या ढक दिया, एक बेल जार के अंदर, ठीक है, एक जो शीशे का इसका अंदर क्या है, इस जार के अंदर इसने ढक दिया, ठीक है। दोनों को एक जगह रखा और चूहे को और मोमबत्ती को ढक दिया ऊपर से, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में क्या देखा कि भैया दोनों, जो आपकी मोमबत्ती थी वो भी बुझ गई और जो आपका जो चूहा था वो भी मर गया। ये इन्होंने देखा। अब उन्होंने पता लगाया कि भैया ये सिस्टम हो कैसे रहा है, दोनों मर कैसे गए, मतलब ये जो बुझ गई है वो भी बुझ गई, मोमबत्ती बुझ गई और जो आपका जो चूहा था वो भी मर गया, ठीक है। तो ये हुआ क्यों, तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो जार था ना उसके अंदर चूहा भी रखा इस बार, ठीक है। और क्या किया, उन्होंने कैंडल भी रखी अंदर, मोमबत्ती भी रखी और साथ में क्या रख दिया, मिंट प्लांट, मतलब पुदीने का एक पौधा रख दिया अंदर, ठीक है। तो ये मिंट प्लांट अंदर रख दिया। तो थोड़ी देर बाद में इन्होंने देखा कि भैया इस बार कोई नहीं मरा, ठीक है, प्लांट भी वैसा का वैसा है, ठीक है, ठीक बात है। और यहां पर जो आपका जो कैंडल है वो भी बिल्कुल जल रही है और जो आपका जो है चूहा है वो भी जिंदा है, ठीक बात है। तो ये क्या इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई उसके बाद में 1774 के अंदर। तो इससे क्या पता लगता है कि भैया यहां से क्या है, ये जो प्लांट है इसने क्या रिलीज करी, ऑक्सीजन रिलीज करी, ऑक्सीजन रिलीज करी। तो ऑक्सीजन की देखो, कैंडल बर्न हो रही है, किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। अगर आपने ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है और आप किसी चीज को जलाने की कोशिश करोगे, आग जलाने की कोशिश करोगे तो आग नहीं जलेगी, ठीक है। तो प्लांट ने क्या दी, यहां से ऑक्सीजन दे रहा है प्लांट, तो इससे आपकी जो आग है वो भी जलती रही और प्लांट है जो आपका जो माउस है, जो चूहा है वो भी जिंदा रहा, ठीक है। चलो, और इन्होंने जो CO2 छोड़ी, जो आपका जो जलता है, जब ये कैंडल जलती है उस टाइम पर ये CO2 निकालती है, ठीक बात है। और ये जो है आपका जो चूहा है ये भी CO2 निकाल रहा है। तो इस CO2 का यूज में लिया किसने, प्लांट ने यूज में ले लिया, ठीक है। वो ऑक्सीजन दे रहा है और ये CO2 छोड़ रहे हैं, ठीक बात है। फिर आए इंजन हाउस ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, यही सेम एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये जो है ना, ये जो ये रख रखे हैं ना, ये आपका जो पुदीना, चूहा और जो मोमबत्ती रख रखी है, इसी जार को ऐसा ही जार लिया और उसको एक बार तो अंधेरे में रख दिया, एक बार उसको सनलाइट में रखा, ठीक है। क्या किया इन्होंने, सेम चीज की, जो जैन इंजन हाउस है, इन्होंने क्या किया, ये जो ना, ये जो जार, ऐसा जार है ना, ऐसा जार लिया, उसके अंदर इन्होंने एक पुदीना का प्लांट डाल दिया, एक डाल दिया उन्होंने मोमबत्ती डाल दी जला के, एक डाल दिया चूहा, ठीक है। तीनों को रख दिया, एक बार तो अंधेरे में रखा, एक बार तो अंधेरे में रखा। तो अंधेरे में रखा, उस टाइम पर कोई ऑक्सीजन नहीं बनी, ठीक है। अंधेरे में फोटोसिंथेसिस होती नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन निकलेगी कैसे, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो मोमबत्ती भी बुझेगी और साथ में क्या हो जाएगा, चूहा भी मर जाएगा, ठीक बात है। एक बार उन्होंने क्या किया, सनलाइट में रखा ना, तब इन्होंने देखा कि भैया ऑक्सीजन बन रही है तो ऑक्सीजन बनेगी तो मोमबत्ती भी आपकी जो है वो जलती रहेगी और साथ में चूहा है वो भी रहेगा और मिंट प्लांट है वो भी बढ़िया खिलखिलाता रहेगा। तो जो सनलाइट है, इससे क्या पता लगा कि भैया जो सनलाइट है उसी के अंदर ऑक्सीजन बनती है, डार्क के अंदर मतलब अंधेरे के अंदर ऑक्सीजन नहीं बनती। चलो फिर आया जूलियस वॉन सेक्स नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया जो ग्रीन सब्सटेंस है ना, वो ग्रीन सब्सटेंस है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ग्रीन सब्सटेंस क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, उससे स्टार्च बनता है। इन्होंने ये बात कही। चलो जी आगे चलते हैं। फिर आए एक साइंटिस्ट है TW एंगलमैन, इन्होंने क्या किया, प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ये प्रिज्म क्या वाला है, सब पढ़ के आए हो आप, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं जी, अपन 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ते हैं। प्रिज्म क्या है, देखो
ये क्या है, एक प्रिज्म है। ये क्या है, एक प्रिज्म मतलब ट्राइंगल, एक शीशा का होता है ना, तो वो लिया अपन ने, यहां से व्हाइट लाइट भेजी, ठीक है, जो सफेद लाइट है वो भेजी अपन ने। जो सफेद लाइट इसकी तरफ भेजते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो क्या करता है ये, उस सफेद लाइट को 7 लाइट्स के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यहां से मैंने एक व्हाइट लाइट भेजी, तो यहां से लाइट भेजता हूं तो ये क्या है, 7 अलग अलग लाइट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन लिखते हैं विबग्योर। ठीक है, सबने पढ़ा है 10th क्लास का, 10th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ के आए हैं, साइंस के अंदर। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, इन्होंने ऐसा काम कर लिया, यहां पर 7 लाइट भी बन गई, 7 लाइट भी बन गई। अब इन्होंने क्या किया, क्लेडोफोरा ली, क्लेडोफोरा क्या है, एल की है, ठीक है, क्लेडोफोरा को लिया, ठीक है, क्लेडोफोरा को लिया, और इन्होंने क्या देखा कि जहां पर ब्लू लाइट पड़ रही है ना, क्लेडोफोरा पर जहां पर ब्लू लाइट पड़ रही है वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है, और जहां पर रेड लाइट बन रही है वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है। इन्होंने क्या देखा कि भैया जहां पर ब्लू लाइट और रेड लाइट पड़ रही है ना क्लेडोफोरा पर, वहां पर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है। अब इनको कैसे पता लगा कि भैया ऑक्सीजन ज्यादा पड़ रही है, कि ज्यादा बन रही है, तो इन्होंने क्या किया, ये ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है कम बन रही है, इसका पता लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए जी। ठीक है, क्लेडोफोरा के ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए। अब आपको पता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया वो कब ज्यादा ग्रोथ करते हैं, जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन ज्यादा जहां पर ज्यादा ग्रोथ कर रहे थे, वो जहां पर ब्लू लाइट ज्यादा पड़ रही थी, वहां पर जो है एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा ग्रोथ कर रहे थे, ठीक है, ज्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, जहां पर रेड लाइट पड़ रही है वहां पर ज्यादा ग्रोथ कर रहे थे। इससे पता लग गया अपन को कि भैया यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा बन रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि ऑक्सीजन ब्लू लाइट और रेड लाइट पर ज्यादा बनती है। ठीक है, तो CO2 और CO2 और H2O दोनों मिलकर साथ में लाइट की प्रेजेंस, तो क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी बनती है जी। अब फिर एक साइंटिस्ट है वॉन नील, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया अपना। और इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी, पहले लोगों को यह लगता था कि ये ऑक्सीजन निकल रही है ना, ये जो ऑक्सीजन निकल रही है ये कहां से निकल रही है, ये ऑक्सीजन निकल रही है CO2 से निकल रही है जी। कहां से निकल रही है, CO2 से निकल रही है, ऐसा उनको लगा। पहले जो साइंटिस्ट थे उनको ऐसा लगा कि जो ऑक्सीजन निकल रही है ना, ये CO2 से निकल रही है। ठीक है, इसी चीज को प्रूव करने के लिए कि भैया ये CO2 से निकलती है कि H2O से निकलती है, ये जो ऑक्सीजन निकली है ये H2O से निकली है, CO2 से निकली है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए वैन नील ने, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने CO2 के साथ में एक बार वाटर की जगह H2S निकल गया। ठीक है, वाटर की जगह H2S डाला इन्होंने, तो अपने पास क्या मिला, ठीक है, C6H12O6 अपने पास मिल गया। अपन को ग्लूकोज तो मिला ही मिला, लेकिन साथ में अपन को सल्फर मिला। क्या मिला जी, सल्फर मिला। ठीक है, तो मतलब यहां से क्या प्रूव हो गया कि जो ऑक्सीजन निकल रही थी वो कहां से निकल रही थी जी, H2O से निकल रही थी। ठीक है, यहां पर क्या है, CO2 में भी ऑक्सीजन है, H2O में भी ऑक्सीजन है। तो ये कंफ्यूज हो गए, तो भैया CO2 से निकल रहा है कि H2O से निकल रहा है, तो इसको वेन नील साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा हम बताएंगे। इन्होंने क्या किया, H2S डाल दिया H2O की जगह, तो क्या मिला अपन को, सल्फर मिला, ऑक्सीजन मिली नहीं। तो यहां से क्या कंफर्म हो गया कि भैया जो H2 है ना उसी से ऑक्सीजन मिलती है। फिर उन्होंने 6CO2 प्लस 12H2O डाला, लाइट लिखी लिया, और C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है, प्लस क्या मिला, HO2 मिल गया। तो इससे क्या कंफर्म हो गया कि भैया H2O जो है इसी से ऑक्सीजन मिलती है। चलो जी, ये अपने पास जो अर्ली एक्सपेरिमेंट हुए थे उनकी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण है, अब सबसे पहले तो वो होता कहां पर है, लोकेशन की बात कर लें, तो लोकेशन है भैया क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहां है, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसे, ये देख लो भैया, फोटो ऐसी दिखती है, ऐसी शक्ल है इसकी, क्लोरोप्लास्ट की शक्ल कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, इसके 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको साफ साफ डायग्राम के अंदर दिख रही है, 2 मेम्ब्रेन है इसकी। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन होती हैं जी, इतना पता लग गया आपको। अब और देखो, ये देखो इसके अंदर क्या है, ये देखो सिक्के से, देखो 1 2 3 ऐसे सिक्के से, एक के ऊपर एक सिक्का, एक के ऊपर एक सिक्का, ऐसे सिक्के से है वो, उनकी क्या है, एक मतलब चिन्ह रखे हैं वो, एक सिक्के पर दूसरा सिक्का, दूसरे पे ऐसे, मतलब उनको चिन्ह रखे हैं ना। अब क्या ही बोलते हैं उसको, एक जगह पर रख रखे हैं ना, ऐसा मान लो ना। तो ये देखो आपस में रख रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर इनको रख रखे हैं। अब एक सिक्का है ना, एक इसको क्या बोलूंगा, थाइलेकोइड बोलूंगा। क्या बोलूंगा जी, थाइलेकोइड बोलूंगा। ठीक है, और ये पूरी जो है ना, ये पूरी जो बिल्डिंग से, इसको क्या बोलूंगा, ग्रेना बोल दूंगा। एक थाइलेकोइड को क्या बोलूंगा, एक को क्या बोलूंगा, थाइलेकोइड बोलूंगा। और ये थाइलेकोइड की पूरी बिल्डिंग है, इसको क्या बोल दूंगा जी, ग्रेना बोल दूंगा। एक को थाइलेकोइड, पूरी बिल्डिंग को ग्रेना बोल दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब ये 2 बिल्डिंग है, इनको आपस में कौन जोड़ता है जी, इनको आपस में भी ये जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है, स्ट्रोमल लेमिली से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, स्ट्रोमल लेमिली से ये जुड़ी हुई होती है। वापस देखो, ये पूरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है जी, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ठीक बात है। अब देखो इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती हैं जी, दिख रही है अपन को, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक बात है। अब इसके अंदर क्या दिख रही है आपको, एक बिल्डिंग से दिख रही है, ये दिख रही है जी। ठीक है, अभी क्या है इसके अंदर, ये देखो सिक्के से एक दूसरे के ऊपर रख रखे हैं। ठीक है,
अब ये अकेले को क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड बोलेंगे, और उस पूरी बिल्डिंग को क्या बोल देंगे, ग्रेना बोल देंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी है एक बिल्डिंग है, ऐसी दूसरी बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ता कौन है, स्ट्रोमल लेमिली जोड़ता है, जिसको हिंदी में पिट्ठी का पटलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्ठी का पटलिका कहा जाता है जिसको हिंदी में, ठीक है। स्ट्रोमल लेमिली जो है वो इसको जोड़ता है, ठीक है। और ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो मेम्ब्रेन अंदर, एक को क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड बोलेंगे। बहुत सारे थाइलेकोइड बिल्डिंग बनाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेना बोल देंगे। और दो ग्रेना को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, स्ट्रोमल लेमिली करता है, जिसको हिंदी में पिट्ठी का पटलिका कहा जाता है। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो थाइलेकोइड के अंदर क्या होता है और स्ट्रोमा के अंदर होता क्या है वो देख लो। थाइलेकोइड जो है इसके अंदर मैं बताऊंगा, सारा चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी समझ लो सारी चीजें ना। थाइलेकोइड के अंदर PS1 और PS2 होती हैं, ठीक है। थाइलेकोइड जो है इसके अंदर PS1 और PS2 होते हैं। अभी PS1 और PS2 क्या है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम सेकेंड, PS1 और PS2 होते हैं, ठीक है। और ये जो PS1 और PS2 जो किसके अंदर होते हैं, लाइट रिएक्शन के अंदर होते हैं। दो अपन रिएक्शन पढ़ेंगे, दो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, एक लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे और एक डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुन लो। जो थाइलेकोइड है इसके अंदर, थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या है, PS1 और PS2 बन चलेंगी, और ये इसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं जी, ठीक है। और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा क्या है, ये जो खाली जगह पड़ी है ना, ये जो खाली जगह पड़ी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चलती है। लाइट रिएक्शन कहां पर, थाइलेकोइड। डार्क रिएक्शन कहां पर, स्ट्रोमा के अंदर। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो लाइट रिएक्शन है ये कैसी है, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, एक नॉन साइक्लिक अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, जिसको अपन जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, जेड स्कीम भी बोलते हैं। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ना, इसके अंदर PS1 भी होता है, PS2 भी होता है, ठीक है, जिसको जेड स्कीम कहा जाता है। आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस सुनो मेरे को सुन लो अभी, ठीक है। कंफ्यूज मत हो कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसके अंदर PS1 भी होगा और PS2 भी होगा, इतना कंफर्म कर लो बस पहले, ठीक है। अब देखो स्ट्रोमा लेमिली जो मैंने आपको बताया, ये जो चीज है ना, ये जो लाइट रिएक्शन है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये कहां पर हो रही है, ये भैया एक थाइलेकोइड के अंदर हो रही है, एक थाइलेकोइड के अंदर हो रही है। ये जो स्ट्रोमा लेमिली है ना, जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। नॉन साइक्लिक कहां पर, थाइलेकोइड, ठीक है। और साइक्लिक कहां पर, स्ट्रोमल लेमिली के अंदर, पिट्ठी का पटलिका के अंदर होती है। ठीक बात है, ठीक है। अब ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये भी क्या है, लाइट रिएक्शन ही है। अब डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या होती है उसकी अपन बातें करेंगे। पहले ये देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से हैं उनकी बातें कर लेते हैं। तो देखो एक एक की बात कर लेते हैं। अब कैसे पता लगा अपन को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से थे, तो भैया क्रोमेटोग्राफिक जो सेपरेशन है लीफ पिगमेंट का। अब लीफ के पिगमेंट कौन कौन से, तो क्रोमेटोग्राफिक जो सेपरेशन किया अपन ने उससे पता लगा अपन को। तो एक अपन को मिला कौन सा, क्लोरोफिल ए मिला अपन को। क्लोरोफिल ए होता है जी, पता है अपन को, सबने सब पढ़ के आए हैं अपन, ठीक है। क्लोरोफिल बी होता है जी। जेंथोफिल होता है, ठीक है बात है। केराटिनॉइड भी होता है। ये चार पिगमेंट देखे गए। अब कौन सा कितना होता है उसकी बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है, कलर देख लो, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर, ठीक बात है। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, जेंथोफिल येलो, केराटिनॉइड येलो या फिर येलो ऑरेंज, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम जो लाइट एब्जॉर्प्शन है ना, जो सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती है वो कहां पर होती है, क्लोरोफिल ए के अंदर होती है। मैक्सिमम जो लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा जो लाइट एब्जॉर्प्शन होगी वो कहां पर, क्लोरोफिल ए के अंदर होगी। और ये जो तीनों है ना, ठीक है, ये जो मतलब ये मान लो कि क्लोरोफिल ए है ना, वो सबसे बड़ा नेता है, पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन है, क्लोरोफिल ए है। बाकी ये जो है ना, ये जो है ये क्या है, चेले हैं सारे, ये क्या है, सारे चेले हैं। सबसे बड़ा नेता तो कौन है, सबसे बड़ा नेता क्लोरोफिल ए है, बाकी ये सारे चेले हैं। क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल, केराटिनॉइड ये छोटे नेता हैं। ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट है। ये एसेसरी पिगमेंट मतलब ये इसको सपोर्ट करेंगे, ये इसको सपोर्ट करने का काम करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करने का काम करेंगे। देखा है ना कि किसी भी नेता की ऐसे बात होती है ना, किसी भी नेता की कोई बुराई कर दो तो उसके जो छोटे वाले नेता होते हैं ना, वो बिल्कुल पूरा सपोर्ट करते हैं उसका, बिल्कुल पूरा सपोर्ट करते हैं वो उसको, मतलब किसी भी नेता की बात कर लो वो उसको पूरा सपोर्ट करते हैं ना। तो वैसे ही बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसका प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे फोटो ऑक्सीडेशन से। फोटो ऑक्सीडेशन मतलब अगर लाइट ज्यादा पड़ गई, कभी लाइट ज्यादा पड़ गई, सूरज की किरणें बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो इसको ये क्या है, ज्यादा लाइट पड़ेगी तो ये खराब हो जाएगा, क्लोरोफिल जो है ए है जो वो खराब हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम भी ये तीनों करते हैं, ये बताते हैं इसको, ठीक है। अब आगे चलो, रिएक्शन देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। एक मैंने आपको बताया लाइट रिएक्शन होती है जी, एक डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन जो होती है वो लाइट डिपेंडेंट होती है। लाइट डिपेंडेंट मतलब इसको लाइट चाहिए ही चाहिए। जो लाइट रिएक्शन नाम से ही पता लग रहा है, जो लाइट रिएक्शन होगी उसको लाइट चाहिए ही चाहिए, कोई भी हालत में लाइट चाहिए, वरना मैं तो काम नहीं कर पाऊंगी।
लाइट रिएक्शन को क्या चाहिए, लाइट चाहिए ही चाहिए। लेकिन डार्क रिएक्शन के साथ में अलग है भैया। डार्क रिएक्शन का जो यहाँ पर नाम के साथ में नहीं जा सकते, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट दो कि मत दो, ये लाइट में भी काम करती है और बिना लाइट भी काम करती है। तो इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि भैया डार्क रिएक्शन है वो सिर्फ डार्क में ही काम करेगी, मतलब अंधेरे में ही काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। डार्क रिएक्शन को लाइट से कोई मतलब नहीं है, मैं तो मेरा काम करूंगी, चाहे लाइट हो चाहे ना हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं तो मेरा काम करूंगी। तो डार्क रिएक्शन के साथ में नाम के साथ मत जाना कि भैया डार्क रिएक्शन है तो भैया ये तो अंधेरे के अंदर ही होगी, ऐसा मत मान लेना। तो डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं, C3 केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। आगे पढ़ेंगे C3 साइकिल क्या होती है, केल्विन साइकिल क्या होती है, डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइट से कोई मतलब नहीं होता भैया, डार्क रिएक्शन को लाइट से कोई मतलब नहीं होता, मैं तो मेरा काम करूंगी। लेकिन लाइट रिएक्शन जो है उसको लाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक बात है। अब ये आपको समझ में आ गया कि भैया रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है, ठीक बात है। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि लाइट रिएक्शन जो है उसको लाइट चाहिए, डार्क रिएक्शन को लाइट से कोई मतलब नहीं है, लाइट हो या ना हो, यहां तक क्लियर है बात। अब जो लाइट रिएक्शन है ना उसके अंदर दो चीजें होती हैं, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है जिसकी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी, और एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दोनों किसके पार्ट है, लाइट रिएक्शन के ही पार्ट है। मैंने बताया भी था अभी आपको कि ये दोनों किसके पार्ट है, लाइट रिएक्शन के ही दोनों पार्ट होते हैं। एक एक को अब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, पहले अपन इन दोनों को पढ़ेंगे, पहले नॉन साइक्लिक फिर साइक्लिक को पढ़ेंगे, फिर इनके अंदर जो माल बनेगा, जो माल मसाला बनेगा उसको अपन यूज करके किस में जाएंगे, डार्क रिएक्शन के अंदर जाएंगे। और अपन को क्या बनाना, शुगर बनाना। अपन को मेन मोटिव क्या है, अपना मेन मोटिव क्या है कि ग्लूकोज बन जाए अपने पास, स्टार्च बन जाए अपने पास, शुगर बन जाए, यही तो अपना काम है ना। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। खाना क्या है, समोसा थोड़ी ना होता, प्लांट के अंदर कोई समोसा थोड़ी ना बनाना है, समोसा नहीं बनाना, शुगर बनानी है, शुगर बनानी है, स्टार्च बनानी, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो देखना भाई अपन को, है ना। तो यहां से कुछ माल मसाला यहां से मिलेगा, कुछ माल मसाला यहां से मिलेगा, दोनों को मिलाकर, दोनों का काम में लेकर, और इसके अंदर अपन क्या बना लेंगे, इस रिएक्शन डार्क रिएक्शन के अंदर क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। अब स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, और इसको जेड स्कीम भी कहा जाती है। क्या कहा जाता है, जेड स्कीम भी कहा जाता है, जी स्कीम क्या फिर जेड स्कीम ही बोल दूंगा मैं तो, है ना। तो जेड स्कीम, ठीक है। लोकेशन कहां होती है भैया, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि भैया नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जो अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसकी लोकेशन कहां है, तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। अब थाइलेकोइड ये मत पूछना कि थाइलेकोइड क्या होता है, थाइलेकोइड थोड़ी देर पहले बताया कि भैया एक सिक्का होता है उसको थाइलेकोइड बोल दिया, और बहुत सारे सिक्के ऐसे ऊपर तली ऐसे ऊपर नीचे से रखे हुए हैं, उसको क्या बोल दिया अपन ने, ग्रेना बोल दिया। तो एक सिक्के को थाइलेकोइड बोल दिया। अब उस थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या चलता है जी, उसके अंदर ही क्या है, आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है। अब ये इसको समझेंगे कि ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है क्या, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होता कैसे। देखो जी, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए ताकि ये स्क्रीन पर प्रॉपर आ जाए। चलो जी, बिल्कुल अब क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, अब ठीक है। चलो जी, अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले ये नीचे देखो, सबसे पहले ये देखो बीच में क्या है, क्लोरोफिल ए है, क्योंकि क्लोरोफिल तो बड़ा नेता है, क्लोरोफिल क्या है, बड़ा नेता है, ठीक है। और साइड में क्या है, इसके चमचे, साइड में से क्या है, चमचे हैं, ठीक है। ये क्या, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, केरोटोनॉइड है, ठीक है। ये क्या है, इसके चमचे, ये पहले बात होगी। तो बीच में क्या है, बीच में क्या है, बड़ा नेता। और बड़ा नेता जब चलता है साथ में, तो उसके साथ में चारों तरफ क्या होते हैं, उसके चमचे तो घूमते रहते हैं ना, छोटे छोटे नेता होते हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक बात है। चलो जी, ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है जी, ठीक है। अब देखो यहां से सनलाइट है, यहां पर क्या है, सूरज है, सूरज की किरणें आएंगी, सूरज की किरणें पड़ी इसके ऊपर, सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ी, और इन्होंने क्या किया, सूरज की जो किरणें थी उसको क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, जो लाइट पड़ी, सनलाइट आई, उसको क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषण कर लिया उसका। और जब अवशोषण किया तो ये जो क्लोरोफिल ए जो है ये अवशोषित करेगा, और जो क्लोरोफिल ए नहीं कर पाएगा उसको कौन कर लेगा, क्लोरोफिल बी होगा, जेंथोफिल होगा, केरोटोनॉइड होगा, ये वाले कर लेंगे, ठीक है। अब एक चीज और सुन लो कि सबसे पहले क्या होता है, PS2, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड, एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। तो पहले किसकी बात करेंगे, जो ये अपनी जो नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, इसके अंदर ये मत समझना कि PS1 पहले आएगा, ना जी ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है। PS2 पहले आएगा, उसके बाद में PS1 आएगा। ये बात क्लियर कर लो अपने दिमाग में, पहले PS2 आएगा, उसके बाद में PS1 आएगा। PS2 क्या है, ये इसी को PS2 बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, LHC कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग। ये जो बना ना, ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम, ठीक है,
बीच में नेता सारे चारों तरफ उसके चमचे। यही क्या है, ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जी, एलएचसी बोलते हैं। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या, PS1 और एक होता है PS2। तो पहले अपन किसकी बात करेंगे, PS2 की बात करेंगे हमेशा, पहले PS2, ठीक है। तो PS2 की बात करेंगे। अब PS2 जो है ये 680 नैनोमीटर की जो लाइट है ना उसी को अब्सॉर्ब कर सकता है। 680 से ऊपर आएगी तो ये काम करना बंद कर देगा। अब नहीं, हमारे बस की बात नहीं है जी। 680 से ऊपर की लाइट आ गई, PS2 का ध्यान से सुन लो, PS2 जो है वो 680 तक ही काम करेगा। 680 से ऊपर काम हो गया तो हमारे बस की बात नहीं, फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो 680 तक की लाइट इसको चाहिए, ठीक बात है। यहां से सूरज से लाइट आई, लाइट जैसे ही आई, ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटेनॉइड है, इन्होंने क्या किया, लाइट को क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया। लाइट को जैसे ही अब्सॉर्ब करेंगे तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर की तरफ उछलेगा, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया आप ना तब क्या करो, तो पॉपकॉर्न है उसके नीचे अपन आग लगाते हैं, पॉपकॉर्न के नीचे आग लगाएंगे तो क्या पॉपकॉर्न ऐसे उछलता है ना, पॉपकॉर्न ऐसे उछलता है, ठीक है। तो वैसा ही सिस्टम भैया, वैसा ही सिस्टम है। यहां पर क्या आई, एनर्जी आई तो इलेक्ट्रॉन उछला, इलेक्ट्रॉन उछलेगा यहां से, दो इलेक्ट्रॉन यहां से उछले तो ऊपर क्या था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। क्या था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पहले से बैठा था वहां पर, पहले से बैठा था इसको एक्सेप्ट करने के लिए। वापस समझो, सूरज की किरणें पड़ी इस पर, किरणें पड़ गई जी, ठीक है। किरणें जैसे ही पड़ी तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपर उछला, ठीक है, ऊपर उछलेगा। जैसे ही ऊपर उछला तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए ऊपर पहले से क्या बैठा था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा था। इसने इन दो इलेक्ट्रॉन को ऊपर पकड़ लिया जी। फिर क्या किया, इन दो इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया, ये PQ के पास में भेज दिया। क्या कहां भेज दिया, PQ के पास में, प्लास्टोक्विनोन के पास में भेज दिया। PQ याद रख लो, PQ के पास में भेजा। ये दो इलेक्ट्रॉन कहां गए, PQ के पास में। PQ से ये दो इलेक्ट्रॉन कहां गए, CYT साइटोक्रोम के पास में गए। कहां गए, साइटोक्रोम के पास में गए, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के पास में गए। अब देखो साइटोक्रोम पर क्या हुआ, एक ATP बन गई जी, एक ATP बन गई। यहां से इलेक्ट्रॉन उछला, यहां प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा था, इसने पकड़ लिया उनको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया, PQ के पास में भेज दिया कि भैया तू रख ले इनको। PQ ने क्या किया, वो ज्यादा होशियार बना, उसने वो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया कि भैया मेरे पास से अगर मैं मेरे पास रखूंगा तो मेरे पास से तो ये वापस ले लेगा, तो मैं क्या करूं, इनको आगे भेज दूं। इन्होंने साइटोक्रोम को दे दिए भैया दो इलेक्ट्रॉन। साइटोक्रोम ने क्या किया, यहां पर एक ATP बना दी, ठीक है, एक ATP बन गई। और साइटोक्रोम ने कहा कि अगर यार मैं इसको मेरे पास में रख लूंगा तो ये PQ जो है वो वापस ले लेगा ये दो इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया, साइटोक्रोम को क्या कर दिया, साइटोक्रोम ने क्या किया, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो PC के पास में भेज दिए, प्लास्टोसाइनिन के पास में इनको भेज दिए, PC के पास में भेज दिए जी। अब PC ने क्या किया, मैं अगर मेरे पास रखूंगा तो क्या करेगा, ये जो साइटोक्रोम है ये वापस ले लेगा दो इलेक्ट्रॉन को। तो PC ने अपना दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया, आगे जो PS2 बैठा था ना, PS1 बैठा था, ये इतनी बात होगी अपनी PS1 की। अब मैंने आपको कहा कि एक PS2 होता है, एक PS1 होता है, ठीक है। अब PS2 की बात कर ली अपन ने। अब आगे क्या है, PS1 बैठा है, फोटो सिस्टम 1। अब इसका क्या काम है, इसने 680 तक ये लाइट ले सकता था, ये 700 तक ले सकता है। कितनी, 700 तक ले सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने PC ने क्या किया कि ये मेरे पास से वापस ले लेगा, तो इसने ये दो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इसको दे दी, PS21 को दे दी। क्या दे दिए, PS1 को दे दिए। PS1 के अंदर भी वही सिस्टम है, क्लोरोफिल ए बड़ा नेता, बीच में चारों तरफ क्या है, उसके चमचे छोटे छोटे नेता हैं, ठीक है। क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड, ठीक बात है। अब इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट किए, जैसे ही एनर्जी इसको मिली तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपर उछले। यहां से भी वही इलेक्ट्रॉन उछले, ठीक है, ऊपर उछले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या बैठे, ऊपर क्या बैठा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पहले से बैठा है जी, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, यहां से इन दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, इसने क्या किया कि वापस मैं छोड़ दूंगा यहां से तो ये छूट जाएंगे, तो उसने क्या कर दिया, ये दे दिया किसको, फेरोडोक्सिन को दे दिया। किसको दे दिया जी, फेरोडोक्सिन को ये दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। फेरोडोक्सिन को जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन दिए तो जो NADP+ से क्या बन गया जी, NADPH2 बन गया। बात क्लियर है, यहां तक है। अब देखो वापस इसको समरी देख लेते हैं, इसकी वापस देख लेते हैं इसको। सनलाइट आई, देखो पहले समझो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता क्या है, LHC क्या होती है, LHC वो होती है कि भैया बीच में बड़ा नेता कौन है, क्लोरोफिल ए है, उसकी चारों तरफ चारों चमचे होंगे उसके, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड, जेंथोफिल होंगे, ठीक है, छोटे नेता होंगे। चलो अब क्या होगा, ये जो है ना, ये जो सनलाइट है, सनलाइट आई, ठीक है, क्लोरोफिल ए पर पड़ी, ठीक है, और ये जो साथ में चमचे थे इन पर पड़ी, इन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और ये क्या हुआ, एक्साइट हो गए। जैसे ऊपर उछला इलेक्ट्रॉन जो है, यहां से इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसे ही वो उछले ऊपर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा था, इसको एक्सेप्ट करने के लिए बैठा था, उसने इसको पकड़ लिया, उसने PQ के पास में इलेक्ट्रॉन भेजे। PQ से वो इलेक्ट्रॉन कहां गए, साइटोक्रोम के पास में गए, और साइटोक्रोम के पास में जैसे ही गए तो साइटोक्रोम से क्या निकला,
एटीपी निकली। क्या निकली जी? एटीपी निकली। साइटोक्रोम ने इसने किसको भेज दिया? पीसी के पास में भेज दिया। पीसी से वो कहां गए? PS1 के पास में गए। PS1 के पास में जैसे इलेक्ट्रॉन गए, उसने भी इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइट कर दिए। ऊपर क्या बैठा था? ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा था। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन फेरेडोक्सिन को दिए और यहां पर NADPH2 बन गया। बात क्लियर है? यही क्या होती है? यही क्या होती है आपकी? यही होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आप बोलोगे भैया ये हो गई बात ठीक है आपकी, हो गई ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए थे, ये वापस तो आए ही नहीं। ऐसे तो क्या होगा? ऐसे तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर गए थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर गए थे, ये वापस तो यहां से आए ही नहीं। ऐसे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ये दिमाग में आपके आ रहा है। लेकिन इसके लिए यहां पर क्या होता है? एक प्रोसेस होती है। क्या होती है जी? वाटर है बिल्कुल है जी, है दिख रहा है, मन को दिख रहा है। ठीक है, यहां से क्या होगा? वाटर को क्या होगा? वाटर को तोड़ेंगे अपन। क्या करेंगे? वाटर को तोड़ देंगे, वाटर का फोटोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? जल का ऑक्सीकरण कराएंगे। जैसे ही वाटर को तोड़ेंगे, H2O को तोड़ेंगे, तो अपन को क्या मिलेगा? 2H मिलेगा। क्या मिलेगा? H2 नहीं 2H मिलेगा। ठीक है, मिलेगा 2H प्लस, 2H प्लस मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2H प्लस मिलेंगे अपन को। और क्या मिलेगा जी अपन को? और अपन को नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, एक ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन जैसे ही वो उड़ जाएगी, बाहर उड़ जाएगी। ठीक है, और क्या मिलेगा अपन को? 2 इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे जी? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेगा? पानी को जैसे ही तोड़ेंगे, H2 को जैसे ही तोड़ेंगे, तो अपन को क्या क्या मिलेगा? 2H प्लस मिलेंगे, मिल गए जी। एक ऑक्सीजन मिलेगी, मिल गई जी। ऑक्सीजन भाग गई ऊपर, भाग गई जी। अब क्या मिला अपन को? और 2 इलेक्ट्रॉन भी मिले हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर की तरफ गए थे, उनकी भरपाई करने के लिए अपन ने पानी को तोड़ दिया और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की भरपाई हो गई थी और गई। ठीक है, अब यहां से अपन को क्या क्या मिला? एक एटीपी मिली। इस सारे खेल में अपन को फायदा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन भेजे अपन ने, इधर उधर भेज दिए। फायदा क्या हुआ जी? अपन को फायदा ये हुआ कि एक एटीपी मिली और एक NADPH2 मिला। क्या मिला जी? एक एटीपी मिल गई अपन को और एक NADPH2 मिल गया। ये अपन को फायदा हुआ। ये बात कर ली अपन ने किसकी? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको जेड स्कीम भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट कौन सी है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कौन सी जी? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक की बात कर ली, साइक्लिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, ये लोकेशन की बात करें, लोकेशन कहां होती है जी? स्ट्रोमा लेमिली की इसकी लोकेशन है। कहां जी? स्ट्रोमा लेमिली। थोड़ी सी बढ़ा लूं इसको। लोकेशन कहां है इसकी? स्ट्रोमा लेमिली। अब स्ट्रोमा लेमिली मत पूछ लो, मैं बता दूं कौन सी होती है स्ट्रोमा लेमिली। वापस याद दिला देता हूं आपको। 2 बिल्डिंगें थी जिनको कहा था गरेना कहा था। उन 2 बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ कौन रही थी? स्ट्रोमा लेमिली जोड़ रही थी जी। बात क्लियर है? तो उसी स्ट्रोमा लेमिली के अंदर क्या चलती है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है। अब इसके अंदर देखो, ये आपकी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ये क्या है आपका? LHC, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। बीच में बड़ा नेता, साइड में छोटे नेता। ठीक है, क्लोरोफिल A बड़ा नेता। ठीक है, साइड में क्या है? क्लोरोफिल B, केराटिनॉइड, जेंथोफिल, ये छोटे नेता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? PS1 में होती है। सिर्फ किसके अंदर होगी? PS1 का यूज होगा। नॉन साइक्लिक के अंदर PS2 और PS1, PS2 पहले PS1 बाद में। ठीक बात है, लेकिन यहां पर सिर्फ PS1। अब PS1 कितनी लाइट तक कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है? 700 तक। कितना? 700 तक कर सकता है जी। 700 तक कर सकता है। 700 तक तो झेल लेंगे, उसके बाद में अपनी बस की बात नहीं है। ठीक है, 700 तक अपन झेल लेंगे। ठीक है, तो यहां से सनलाइट आई, आ गई जी, किरणें पड़ी। किरणें जैसे ही पड़ी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट होगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ उछलेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर की तरफ उछले तो क्या होगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऊपर बैठा था, उसने पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन को, पकड़ के क्या करेगा? वो फेरेडोक्सिन के पास में भेजेगा। कहां भेज दिया? फेरेडोक्सिन के पास में उसने भेजे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फेरेडोक्सिन के पास में जैसे ही भेजे तो यहां पर एक एटीपी बन गई। ठीक है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फेरेडोक्सिन के पास में गए तो एक एटीपी बन गई। अब फेरेडोक्सिन ने क्या किया कि भैया ये मेरे से वापस ना ले ले इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसने आगे दे दिए। किसको दे दिया? PQ को दे दिए, प्लास्टोक्विनोन को दे दिए। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया कि वापस ले लेगा फेरेडोक्सिन मेरे से, तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम के पास में भेज दिए जी। ठीक है, साइटोक्रोम ने सोचा कि भैया साइटोक्रोम के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आए तो एक एटीपी यहां बन गई। ठीक है, एक एटीपी यहां बन गई। ठीक है, साइटोक्रोम के पास में जैसे ही आए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने पीसी को दे दिए। ठीक है, अब पीसी ने सोचा कि भैया इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो पीसी ने सोचा कि मैं किसको दूं, आगे तो कोई है नहीं। तो इसने क्या कहा? ये जो है ना, यहां पर क्लोरोफिल जो नेता बैठा था, इसने कहा कि पीसी घबरा मत, ये मेरे को वापस दे दे ये। ठीक है, वो ऐसे होता है ना कि जो नेता है, जो अपनी स्कीम लाते हैं ना, नई स्कीम लाते हैं, और फिर पैसे जो आते हैं ना, फिर उनको मतलब
पहले उनको मतलब बजट आता है, फिर वो इतने करोड़ का बजट है, इतने करोड़ का बजट है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ दिखता तो है नहीं, वो कहाँ के लगते हैं वो करोड़, इतने करोड़ जो 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ ऐसे मतलब आता है, बजट आता है तब बोलते हैं ना, लेकिन वो पता नहीं वो इतने करोड़ जाते कहाँ पर है ना। तो वो अल्टीमेटली ऐसे घूम घाम के मतलब उन्हीं के पास चले जाते हैं, जो बोलते हैं ना कि हाँ इतने करोड़ हम जनता को दे रहे हैं, वो जनता के पास में नहीं, उनके पास में ही चले जाते हैं। तो वैसा ही सिस्टम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, घूम घाम के इन्हीं के पास में वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है। पीसी ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसी को वो दे दिए वापस। तो ये क्या पूरी साइक्लिक चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की कोई नहीं कमी नहीं आ रही, यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो यहां से वापस आ गए, यहां से वापस आ गए। तो ये इससे क्या मिला अपन को, साइक्लिक से अपन को क्या मिलता है जी, 2 एटीपी मिलती हैं, ठीक है, 2 एटीपी अपन को मिल गई, ठीक है। अब अपने नॉन साइक्लिक पढ़ ली, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ लिया। इन दोनों को क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। अब दोनों के अंदर आपको सनलाइट की जरूरत पड़ी, बिल्कुल पड़ी जी, बिल्कुल पड़ी। तो इसलिए क्या है, लाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक बात है। चलो अब दोनों के अंदर कंपैरिजन करके देख लेते हैं, नॉन साइक्लिक है और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या क्या मिलता है। देखो लोकेशन की बात कर लें सबसे पहले, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होता है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है। अभी तो देखा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है। थाइलेकोइड क्या होता है, जो एक सिक्का है उसको थाइलेकोइड बोल दिया और बहुत सारे सिक्के उनको ग्रेना बोल दिया, बिल्डिंग से बन जाती है, ठीक है। तो थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर होता है, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की लोकेशन देख लो भैया, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर होता है। फोटो सिस्टम इसके अंदर कौन सा था, नॉन साइक्लिक के अंदर दोनों थे, PS1 और PS2 दोनों थे। तो PS1 और PS2 दोनों थे जी, ठीक है। और साइक्लिक के अंदर सिर्फ PS1 था। फोटोलाइसिस की बात कर ले, फोटोलाइसिस क्या होता है, मैंने आपको पानी को तोड़ते हैं, ठीक है, पानी को H2O को तोड़ते हैं, ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, उसके लिए अपन क्या पानी को तोड़ दिया। तो पानी को तोड़ा कहां पे था, नॉन साइक्लिक के अंदर ही तोड़ा था, नॉन साइक्लिक के अंदर ही तो तोड़ा था। तो ये आ गया यहां पर, और साइक्लिक के अंदर कोई पानी वानी नहीं तोड़ते, कोई पानी वानी नहीं तोड़ते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस आ जाता है। तो यहां पर नो आ गया। ये O2 इवॉल्व किसके अंदर होता है, ऑक्सीजन किससे निकलती है, कब निकलती है, ऑक्सीजन कहां पर निकलती है, साइक्लिक के अंदर, नॉन साइक्लिक के अंदर निकलती है जी। कहां निकलती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर निकलती है। कैसे निकलती, कब निकली, जब पानी को तोड़ा था, जब पानी को तोड़ा था यार, जब पानी को तोड़ा था। यहां पर देखो पानी को तोड़ते हैं तो क्या निकलती है, यहां से एक ऑक्सीजन निकलती है ना, ऑक्सीजन निकलती है बाहर, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन निकलती है बाहर, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ऑक्सीजन इसके अंदर निकलती है, इसके अंदर नहीं निकलती। एटीपी कितनी बनी, इसके अंदर एटीपी कितनी बनती है, 1 बनती है। इसके अंदर एटीपी कितनी बनी, 2 बनी। साइक्लिक के अंदर 2 एटीपी बनती है, देखो जी, एक यहां पर बनी, ये फिरोक्सिन ने बनाई, एक यहां पर साइटोक्रोम ने बनाई, ठीक है। तो यहां पर 2 बनती है, वहां पर एक ही बनी। NADPH2 यहां पर एक बना, नॉन साइक्लिक के अंदर एक NADPH2 बनता है। कहां पर बना जी, ये बना, ये बना, फिरोक्सिन ने NADPH2 बनाया था, और यहां पर कोई भी NADPH2 नहीं बनाया। इसके अंदर आपको कोई NADPH2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो नहीं बना है। चलो आगे चलते हैं। ये अपने पास क्या बन गया, ये अपने पास क्या बन गई, एटीपी बन गई। अब एक प्रोसेस होती है क्या, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या होती है, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ये भी देख लो जल्दी से, ये भी देख लो, ये क्या होती है, ये आपको दिख रही है क्या, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। क्या दिख रही है जी, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ये देखो ये क्या है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। अब ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, थाइलेकोइड, एक थाइलेकोइड की बात कर रहे हैं, जो एक सिक्का है ना, जो एक सिक्का रखा हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ये क्या है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या चलती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है। तो अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्या होता है, PS2 आता है, उसके बाद में PS1 आती है। तो ये प्रोसेस किसके अंदर चलती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर चल रही है। ये बात अपन कर चुके, ये बात तो अपन कर चुके। अब आपको नई बात बता दूं, नई बात क्या है वो बता दूं, कि अपन ने देखा था कि PS2 के पास इलेक्ट्रॉन गए थे, ऊपर गए थे। अब इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, उनकी कमी पूरी करने के लिए अपन ने क्या किया था, पानी को तोड़ा था, तोड़ा था ना, बिल्कुल तोड़ा था। तो पानी को तोड़ा था, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, H2 को जैसे ही तोड़ा था तो H2H+ निकले थे, 2 H+ निकले थे, और साथ में ऑक्सीजन निकली थी, और 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजन तो ऊपर चली गई, ये ऑक्सीजन तो बाहर चली गई, उड़ गई ऑक्सीजन तो, ठीक है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो किसने काम में ले लिए, ये PS2 ने ले लिए। बच गया कौन, 2 H+ बच गए जी, बच गए। ऐसे बहुत सारे H+ बनते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे H+ बन गए, ठीक है। ये जो अंदर का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं, जो खाली जगह उसको ल्यूमन बोला, ठीक है। तो H+ है वो बहुत सारे हो गए ल्यूमन के अंदर। तो बहुत सारे H+ तो H+ हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, एसिडिक कंडीशन हो जाती है ना। बहुत सारे H+ इंक्रीज हो गए तो कंडीशन कैसी होगी, एसिडिक हो गई, ठीक है। तो ल्यूमन के अंदर कंडीशन कैसी होगी, एसिडिक हो गई। अब एसिडिक कंडीशन है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, H+ को बाहर निकालने के लिए क्या है, बाहर निकालने के लिए क्या, ATP सिंथेज है। बाहर निकालने के लिए क्या है, ATP सिंथेज है। ATP सिंथेज किससे बना हुआ है, जो ऊपर का पार्ट इसको बोलेंगे F0, जो नीचे का इसको बोलेंगे F1। अब इससे जैसे ही, इस गेट से जैसे ही H+ बाहर आएंगे, इस गेट से जो ATP सिंथेज है वो क्या है, एज ए गेट का काम करेगा। और इस गेट से जैसे ही H+ बाहर आएंगे तो क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगी जी, ATP बन गई। यहां पर भी एक ATP बन गई, ठीक बात है। तो ATP कहां बनती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, कौन सी, नॉन साइक्लिक के अंदर भी बनती है और साइक्लिक के अंदर भी बनती है। और यहां पर कीमियोस्मोटिक, यहां पर क्या बनती है, कीमियोस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है इसके अंदर भी बन गई।
ठीक बात है। अब अपने पास क्या बन गया, जो माल मसाला था, अब अपन को क्या चाहिए, अपन को मेन मकसद क्या फोटोसिंथेसिस का, शुगर बनानी है ना, कार्बोहाइड्रेट बनानी है। ठीक है, अब अपने पास क्या बन गया, माल मसाला एटीपी एनएडीपी ये बनाए। ठीक है, अपन को इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, अपन शुगर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये लाइट रिएक्शन खत्म। अब बात करेंगे डार्क रिएक्शन की। तो डार्क रिएक्शन के इसके अंदर जिसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी कहा जाता है, केल्विन साइकिल भी अपन बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शन के अंदर लाइट वाइट से कोई मतलब नहीं है जी। अब लाइट वाइट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये काम अंधेरे के अंदर भी हो सकता है। लोकेशन की बात करें तो स्ट्रोमा, लोकेशन क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाली जगह थी उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट अभी दिखा देते हैं, वापस दिखा देते हैं, वापस दिखाना पड़ेगा क्योंकि अब तक तो भूल गए होंगे। ये क्या क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये खाली जगह, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। अब ये जो डार्क रिएक्शन चलती है ना, ये जो आपकी केल्विन साइकिल, जो C3 साइकिल चलेंगी, ये स्ट्रोमा के अंदर चलेगी। कहां चलेगी, स्ट्रोमा के अंदर चलती है। अब देखो, ये लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब लाइट से कोई मतलब नहीं है, लाइट से कोई मतलब नहीं है, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं। ठीक है बात है। अब ये साइकिल देखो, अब ये साइकिल देखो जी। अब इसके अंदर क्या है, ये एक है RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में RUBP बोलते हैं। ये क्या है, एक कीटो शुगर है। क्या है, कीटो शुगर है, 5 कार्बन की है ये। क्या है, RUBP जो है वो 5 कार्बन की कीटो शुगर है। ठीक बात है, ये इतना समझ लो कि एक RUBP नाम की चीज है जो 5 कार्बन की है और कीटो शुगर है। ठीक है, यहां से एटमॉस्फेयर से एक CO2 आई। ठीक है, आई जी दिख रही है, CO2 आ गई आ गई आ गई। अभी 5 कार्बन तो ये थे, 5 कार्बन तो ये थे और एक CO2 ये मिल गई। कितने हो गए जी, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन हो गए, बिल्कुल हो गए। ठीक है, दोनों मिल गए आपस में, दोनों आपस में मिले तो 6 कार्बन हो गए। ठीक है, इन दोनों को मिलने के लिए, ठीक है, दोनों मिले तो इनको फिर क्या है, इनको आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रुबिस्को की जरूरत पड़ेगी। देखो यहां पर 5 कार्बन प्लस CO2, इसको आगे ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रुबिस्को। रुबिस्को जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रुबिस्को आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसका कार्बोलेशन होगा। क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगी जी, कार्बोक्सिलेशन होगा। और कार्बोक्सिलेशन होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा। बात को ध्यान से सुनो, एक RUBP नाम का एक बिल्डा था, RUBP नाम की चीज थी जिसको कीटो शुगर बोलते हैं। ठीक, और वो 5 कार्बन की है, बिल्कुल है। अब वो 5 कार्बन की RUBP और किसके साथ में मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड के, एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिल गई, वो मिल गई, बिल्कुल मिल गई जी। बिल्कुल ध्यान से सुनना इसको ना, RUBP 5 कार्बन की है, प्लस अपन ने इसको साथ में किसमें जोड़ दिया, CO2 के साथ में जोड़ दिया। कितने हो गए कार्बन, 6 कार्बन हो गए, बिल्कुल हो गए। अब ये जो इनको जोड़ा, ठीक है, ये इनको जोड़ा, फिर रुबिस्को की अपन को जरूरत पड़ी, इस रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ी, रुबिस्को की जरूरत पड़ी। रुबिस्को ने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों को 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, 3PGA के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, कितने बने 3-फॉस्फोग्लिसरेट, कितने बने, 2 बने जी। कितने बने जी, 2 बने। इनका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और इस रिडक्शन में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, 2 तो ATP लगेंगे, 2 तो क्या लगेंगे, ATP लगेंगे। ठीक है, और 2 क्या लगेंगे, NADPH लगेंगे। ये पूरी बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल बातें बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना ना। 5 कार्बन का RUBP था, प्लस अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जोड़ा, और जोड़ने के लिए अपन को रुबिस्को की जरूरत पड़ी। रुबिस्को जैसे ही जोड़ा तो क्या बना अपने पास, 3PGA बना, 2 मॉलिक्यूल बने 3PGA के। ठीक है, अब जो 3PGA उसको अपन रिडक्शन कराएंगे, जब रिडक्शन कराएंगे तो अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, उस रिडक्शन की प्रोसेस के अंदर जरूरत पड़ेगी अपन को किसकी, 2 ATP की और 2 NADPH की जरूरत पड़ेगी। क्या खर्चा हो गया, 2 ATP खर्च होगी और 2 NADPH खर्च हो गए। ठीक बात है। अब यहां से क्या बनता है अपन को, ट्रायोज फोस्फेट मिलता है। क्या मिलता है जी, ट्रायोज फोस्फेट मिलता है। मिल गया जी, मिल गया। अब ये ट्रायोज फोस्फेट है, ठीक है, इसको वापस अपन को क्या बना, RUBP ऐसा थोड़ा ना कि एक बार अपन को यूज में लेना है यार, आगे भी तो लेना है ना, आगे भी तो लेना है इसको यूज में। इसको आगे भी एक बार खर्चा कर दिया अपन ने, ऐसा थोड़ा ना कि वापस भाई हमने RUBP, तो उसको अपन को रीजनरेट करना पड़ेगा, उस RUBP को वापस लेके आना पड़ेगा, वरना बार बार कहां से लेके आएंगे RUBP। ठीक है, तो उसको रीजनरेट करेंगे, रीजनरेट करने में भी एक ATP लगती है। ठीक है, इस ट्रायोज फोस्फेट को अपन को क्या करना पड़ेगा, ATP में एक किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, RUBP के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ट्रायोज फोस्फेट को RUBP में कन्वर्ट करने के लिए अपन को एक ATP की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर एक ATP लग गई, तो टोटल कितनी ATP, 3 ATP लग गई जी। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया, एक बात का ध्यान दिया होगा, क्या ध्यान दिया, नहीं दिया होगा मुझे पता है, कि RUBP कितना है, 5 कार्बन का है जी। ठीक है, एक कार्बन अपने CO2 ले लिया। अब आप बोल रहे हो भैया कि 6 कार्बन तो अपने लिए थे, अपन ने 6 कार्बन लिए थे। ठीक है, लिए थे। अब 6 कार्बन से आप बोल रहे हो कि यहां पर अपन ने वापस रीजनरेट कर दिया 5 कार्बन का, 5 कार्बन का RUBP वापस रीजनरेट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि भैया अपन ने एक ही कार्बन काम में लिया गया, अपना कार्बन तो एक ही काम में लिया गया। अपन यहां से 6 कार्बन लेके चले थे, ठीक है, 5 ये और 1 ये, 6 कार्बन लेके चले थे। आप बोल रहे हो कि घूम फिर के साइकिल में चले और 5 कार्बन वापस आ गए, तो कार्बन कितना यूज में हुआ, एक ही कार्बन तो यूज में आया, एक ही कार्बन तो यूज में आया। मतलब कि ग्लूकोज के अंदर तो 6 कार्बन होते हैं, CC6 6 कार्बन होते हैं,
तो मतलब एक CO2 से एक कार्बन यूज में हुआ, मतलब कितनी साइकिल चलेंगी, 6 साइकिल चलेंगी। 6 CO2 चाहिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, अपन को कितनी चाहिए, 6 CO2 की जरूरत पड़ेगी। और 6 CO2 को फिक्स करने के लिए ऐसी कितनी साइकिल चलानी पड़ेंगी, 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी। तो देखो एक साइकिल के अंदर एक CO2 ही काम में आता है, एक साइकिल के अंदर एक CO2 ही काम में आता है। ठीक बात है, ठीक है। और 6 CO2 से क्या बनेगी, 6 साइकिल चाहिएगी। ठीक है। एक ग्लूकोज में क्या फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है आपको, C6H12O6। ठीक है। मतलब 6 कार्बन आते हैं ग्लूकोज के अंदर, कितने आते हैं, 6 कार्बन आते हैं एक साइकिल के अंदर। तो एक ही कार्बन आया, तो 6 कार्बन आने के लिए कितनी साइकिल चाहिएगी, 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी जी। कितनी साइकिल चलानी पड़ेंगी, 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी। ठीक है। एक साइकिल के अंदर कितनी ATP, 3 ATP खर्च हो रही है, 3 ATP खर्च हो रही है, 2 यहां पर और 2 एक यहां पर, 3 ATP खर्च हो रही है। तो 6 साइकिल के अंदर कितनी होगी, 6 3 18। ठीक है। तो 18 ATP खर्च होंगी 6 साइकिल के अंदर। और NADPH2 देखो, एक साइकिल के अंदर 2 NADPH खर्च हो रहे हैं, तो 6 के अंदर कितने होंगे, 6 दूनी 12, तो 12 NADPH खर्च होंगी। ये चीज यहां पर लिख रही, क्वेश्चन यहां से आएगा। एक साइकिल के अंदर एक CO2 बनती है, तो 6 CO2 चाहिएगी, तो 6 साइकिल। ठीक है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। 18 ATP लगेंगी 6 साइकिल के अंदर। ठीक है। और 12 NADPH लगेंगे 6 साइकिल के अंदर। बात क्लियर है। ये आपकी C3 साइकिल हो गई। ठीक है। क्या था, RUBP 5 कार्बन का था, उसके अंदर अपन ने जोड़ा एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। रुबिस्को जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, रुबिस्को से मिलकर 3PGA बना। 3PGA को जब अपन रिड्यूस कराते हैं तो अपन को 2 ATP और 2 NADPH चाहिए। अब वो जो आपने क्या बना, जो ट्रायोज फॉस्फेट बना, इसको अपन रीजनरेट करेंगे RUBP के अंदर, तो अपन को 1 ATP और जरूरत पड़ेगी। तो ये सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी। अब आगे साइकिल कितनी लगेगी वो मैंने आपको बता दिया। चलो जी, अब बात कर लेते हैं C3 साइकिल की बात होगी। C4 पाथवे कैसा होता है उसकी बात कर लेते हैं। C4 पाथवे कैसा होता है उसकी बात कर लेते हैं। लोकेशन की सबसे पहले बात, मेसोफिल सेल्स और बंडल सीड सेल्स के अंदर होता है। कहां होता है, मेसोफिल सेल और बंडल सीड सेल के अंदर होता है। और जो C4 पाथवे, जो C4 प्लांट्स हैं, उनके अंदर क्या देखी जाती है, क्रेंज एनाटॉमी देखी जाती है। क्या देखी जाती है जी, क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी क्या बवाल है, अपन बताएंगे। क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है जी, जो आपके वेस्कुलर बंडल है, उनकी चारों तरफ जो आपकी बंडल शीद होगी, ठीक है, उसको इसी टाइप की एनाटॉमी क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है। अभी देखो, मेसोफिल सेल्स को क्या बोलते हैं, मध्योतक कोशिका कहा जाता है। और जो बंडल सीड सेल्स है उनको पूलाछद कोशिका कहा जाता है। तो ये आपको हिंदी में मैंने आपको बता दिया, मेसोफिल सेल मध्योतक कोशिका और जो बंडल सीड सेल है उनको पूलाछद कोशिका कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है वो आप देखो जी। ठीक है। C3 साइकिल अपन ने पढ़ ली। अब C4 के अंदर क्या होगा वो देखो। ये क्या अपना पेप है, क्या है, पेप है। क्या है, पेप। ठीक है। प्लस CO2 जोड़ दिया इसके अंदर। ठीक है। ये जो पेप होता है, वहां पर अपन ने RUBP ले रहे थे ना, वहां पर अपन क्या ले रहे थे, RUBP ले रहे थे, बिल्कुल ले रहे थे जी। वो कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का था। यहां पर अपन क्या ले रहे हैं, पेप ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पेप। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का जी, 3 कार्बन है। एक CO2 इसके अंदर जोड़ दिया, पेप के अंदर 3 कार्बन का है, उसके अंदर अपन एक CO2 जोड़ा, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। ठीक है। तो 4 कार्बन का अपने पास क्या बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अपने पास बन गया। ठीक है, OAA। ठीक है। तो क्या बन गया अपन को, ऑक्जेलो एसिटेट अपने पास बना, 4 कार्बन का बन गया। क्या बन गया, 4 कार्बन का ये बन गया। इसको क्या, इसके जो OAA है, OAA जो है 4 कार्बन का, इसको किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर, मेलेट के अंदर कन्वर्ट होगा। मेलेट में कितने कार्बन का, 4 कार्बन का है। ठीक है। देखो, पेप है 3 कार्बन का, CO2 एक अपन ने लगाया, तो पेप क्या 3 कार्बन हो गए, एक CO2 का कितने 4 कार्बन हो गए। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये OAA के अंदर कन्वर्ट होता है। जब OAA जो है वो 4 कार्बन का, वो किसमें, मेलेट के अंदर कन्वर्ट होगा। और मेलेट जो है वो भी 4 कार्बन का है। अब ये जो सारी प्रोसेस कहां चलती है, मेसोफिल सेल के अंदर, मध्योतक जो कोशिका है उनके अंदर ये सारी प्रोसेस चलती है। अब ये मध्योतक कोशिका से ये जो है मेलेट है वो कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, बंडल शीथ सेल के अंदर, पूलाछद जो कोशिका है उनके अंदर ये चला जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, बंडल शीथ सेल है, यहां पर क्या होगा, मेलेट जो है वो 2 भागों में टूट जाएगा। वो 2 भागों में टूट जाएगा। कहां किसमें टूटेगा, एक तो इस मेलेट से क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा। मेलेट से एक तो पायरुवेट बन गया, जो कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। और इससे क्या बन जाएगा, एक CO2 निकलेगी। मेलेट जो है जो कि 4 कार्बन का है, उससे 3 कार्बन का एक तो पायरुवेट निकल गया और एक CO2 निकल गई, मतलब 4 कार्बन हो गए। समझ में आ रहा है सारा हिसाब किताब। मेलेट 4 कार्बन का था, 3 कार्बन इधर आ गई, 1 कार्बन इधर आ गया, CO2 बन गई। ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है, ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे पूरी प्रोसेस चलती रहेगी, वरना पेप हम बार बार कहां से लाएंगे। तो ये जो पायरुवेट है ये ऊपर जाएगा मेसोफिल सेल्स के अंदर और पेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहां तक क्लियर है। अब ये जो CO2 बना ना, यहां पर जो CO2 बना है वो कहां चला जाएगा, C3 साइकिल के अंदर चला जाएगा। वो कहां चला जाएगा, C3 साइकिल। अभी जो आपने पढ़ी इस साइकिल के अंदर ये जो CO2 है ये ऐसी साइकिल चलने लग जाएगा, RUBP CO2 ऐसे पूरा प्रोसेस चलेगा और अपना खाना बनाने लग जाएगा। ठीक है। तो ये पूरी अपनी C4 साइकिल है।
C4 पाथवे। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये C3 साइकिल है, ये तो चलेगी ही चलेगी, ये तो चलेगी ही चलेगी, ये तो चलनी ही चलनी है, लेकिन जो C4 पाथवे है, इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज क्या हो गई, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस चल रही है, ये एक्स्ट्रा हो गई, ये एक्स्ट्रा प्रोसेस हो गई। और इसमें कितना खर्चा आता है, 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च होती है, ठीक है। जो C4 पाथवे है, इसके अंदर 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च हो रही है, जो इतनी प्रोसेस चल रही है, इसके अंदर 2 ATP खर्च होगी, और बाकी C3 के अंदर तो खर्चा होना ही होना है, ठीक बात है। अब C4 साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर कितना खर्चा होगा, वहां पर कितनी खर्च हो रही थी, 3 ATP खर्च हो रही थी एक साइकिल के अंदर, यहां पर 5 ATP होंगी जी। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 5 ATP खर्च होती हैं C4 पाथवे के अंदर। मतलब ये अमीरों का काम है, जो अमीर लोग होंगे वो 5 ATP खर्च कर पाएंगे, वहां पर 3 ATP खर्च हो रही थी। एक ग्लूकोज पूरा बनाने के लिए, एक ग्लूकोज का पूरा मॉलिक्यूल बनाने के लिए वहां पर कितनी ATP खर्च हो रही थी, 18। यहां पर 30 ATP खर्च होंगी, कितनी, 30 ATP खर्च होंगी, ठीक है। और ये एग्जांपल की बात कर ले, किस किस के अंदर ये C4 साइकिल अपन को देखने के लिए मिलती है, तो मेज, शुगर केन, सोरगम, इनके अंदर अपन को ये देखने के लिए मिलती है। तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात कर लेंगे फोटो रेस्पायरेशन की। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है, उसके पर बात कर लेते हैं। तो लोकेशन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये इनकी लोकेशन है फोटो रेस्पायरेशन की, ठीक बात है। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो नॉर्मली जो C3 साइकिल है वो अपन पढ़ के आए हैं। C3 साइकिल जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर RUBP जो है वो CO2 के साथ में जुड़ता है, और रुबिस्को जो एंजाइम है वो आता है, और क्या है, 3 PGA अपने पास बन जाते हैं। अब ये अपन ने पढ़ा है, ये नॉर्मल C3 साइकिल है। लेकिन जब फोटो फोस्फोराइजेशन, जो फोटो रेस्पायरेशन है, जो प्रकाश संश्लेषण है, इसके अंदर क्या है, उल्टा सिस्टम हो जाता है। जो RUBP है वो CO2 के साथ में ना जुड़कर, CO2 के साथ में ना जुड़कर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, और ये रुबिस्को आ जाता है ऊपर से, रुबिस्को आकर इस रिएक्शन को आगे ले जाता है, और क्या बन जाता है, फोस्फोग्लाइकोलेट बनता है। क्या बनता है, फोस्फोग्लाइकोलेट बनता है, जो कि 2 कार्बन का प्रोडक्ट है। क्या है, 2 कार्बन का प्रोडक्ट है। और इस प्रोसेस के अंदर एक ATP का खर्च भी हो जाता है, इस एक ATP का खर्च भी हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस बनी है ना, ये किसके अंदर बनती है, फोटो रेस्पायरेशन के अंदर चलती है, ठीक है। नॉर्मली ये प्रोसेस चलती है अपनी, नॉर्मली C3 साइकिल के अंदर ये प्रोसेस चलती है, लेकिन फोटो रेस्पायरेशन के अंदर ये वाली प्रोसेस चलने लग जाती है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो फोस्फोग्लाइकोलेट बना है, कोई काम की चीज नहीं है, ये बकवास चीज है, कोई काम नहीं आती है, कोई भी काम नहीं आती। तो इसके अंदर क्या है भैया, CO2 रिलीज होती है। इसके अंदर सबसे पहली जो दिक्कत है वो क्या है, CO2 रिलीज होती है। ऑक्सीजन की खर्चा हो गया, जो ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी बाहर वो वो तो ले रहा है ये, और CO2 जो लेनी चाहिए थी वो छोड़ रहा है, तो CO2 रिलीज करता है ये। और क्या है, नो ATP फॉर्मेशन, कोई ATP नहीं बनती इसके अंदर। फोटो रेस्पायरेशन उसके अंदर ना तो कोई ATP बनती है, ना कोई NADPH बनता है, ना कोई शुगर बनती है, कुछ भी नहीं बनता। तो आप बोलोगे भैया क्या फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, पता नहीं भाई, कोई क्या कार्य है इसका, कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता इसका कार्य क्या है, ठीक बात है। हो गया, ओनली प्रेजेंट इन C3 प्लांट्स। ये जो फोटो रेस्पायरेशन जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है, ये सिर्फ C3 प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको याद होनी चाहिए कि भैया जो फोटो रेस्पायरेशन जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, वो C3 प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती। अब बात कर लेंगे अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से कारक हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रभाव डाल सकते हैं, उनकी अपन बात कर लेंगे। तो पहले बात कर लेंगे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन नाम का एक साइंटिस्ट था, उनका एक लॉ दिया था उन्होंने, और वो 1905 के अंदर दिया था। चलो जी, क्या लॉ है उसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। जरूरत की सभी चीजें, ठीक है, जरूरत अपने को जो चीजें जरूरत होती हैं वो सारी चीजें हैं अपने पास, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर एक चीज की कमी हुई, एक भी चीज की कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस जो है उसमें दिक्कत आएगी। मान लो कि भैया पानी भी प्रॉपर है, ठीक है, सनलाइट भी प्रॉपर है, ठीक है, टेम्परेचर भी प्रॉपर है, लेकिन CO2 नहीं है, लेकिन CO2 नहीं है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस चलेगी ना, ना बिल्कुल ना चलेगी। ले ले पानी का, ले ले अब उसका क्या फोटोसिंथेसिस को नहीं करवा ले, उससे पानी से करवा ले, हम सनलाइट से करवा ले, के लिए से फोटोसिंथेसिस, CO2 की जरूरत पड़ेगी। तो सारी चीजें होंगी तभी फोटोसिंथेसिस चलेगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ब्लैकबर्न्स ने बोला था ये बात। अब कुछ कौन से कारक है उनकी बात कर लेते हैं। कुछ आंतरिक कारक होते हैं, कुछ बाह्य कारक होते हैं। आंतरिक कौन कौन से हैं कि भैया उम्र क्या है, साइज क्या है, जो लीव्स है उनकी साइज कैसी है, ठीक है, उनकी एज क्या है, ठीक है, क्लोरोफिल की अमाउंट कितनी है, क्लोरोफिल की जो अमाउंट है वो कितनी है, मात्रा कितनी है, ठीक है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है, सांद्रता कितनी है, उसकी बात कर ले। मीजोफिल सेल्स की बात कर ले, वो किस टाइप की हैं,
लीव्स का ओरिएंटेशन कैसा है, तो इन चीजों पर डिपेंड करता है। जो इंटरनली, ये तो हो गए इंटरनल फैक्टर, ये तो आंतरिक कारक हो गए। अब बाह्य कारक कौन कौन से, एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला सनलाइट, प्रकाश, प्रकाश क्या कितना है, ठीक है, कितना है, कैसा है और कितनी देर के लिए, ये सारी चीजें, ठीक है। CO2 कंसेंट्रेशन, CO2 की सांद्रता कितनी है उसकी, ठीक है, और ताप और जल, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आ गई। अब देखो भैया लाइट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्वालिटी, सबसे पहले लाइट की बात किस पे डिपेंड करेगी, क्वालिटी कैसी है, इंटेंसिटी कैसी है। क्वालिटी कैसी है लाइट की, इंटेंसिटी कैसी है, इंटेंसिटी मतलब कितनी तेज लाइट आ रही है, कितनी तेज लाइट पड़ रही है, ठीक है। और ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन मतलब कितनी देर के लिए है, ठीक है। तो लाइट सेचुरेशन कब हो गई, लाइट की सेचुरेशन कब मानी जाएगी, जब सनलाइट, टोटल सनलाइट जो है उसका 10% जब लाइट आ जाएगी ना, फुल सनलाइट जितनी पूरी सनलाइट है उसके 10% भी आ गई, तो क्या है, उसको सेचुरेशन पर मान लेंगे, ठीक है। लो इंटेंसिटी के अंदर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी। जैसे मतलब बहुत कम लाइट है, उससे थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करेंगे तो एक बार तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, एक बार तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। लेकिन जब हाई इंटेंसिटी कर देंगे, जब लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा कर देंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा कर देंगे, लाइट को एकदम से ज्यादा कर देंगे, तो क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस है वो फिर इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, वो फिर इंक्रीज नहीं होगी। ग्राफ से समझाऊंगा भी, ठीक है। फिर अगर वेरी हाई इंटेंसिटी कर दें, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, सेचुरेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन हाई इंटेंसिटी से भी बढ़ा दे लाइट और भी ज्यादा कर दे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल जो है ना वो टूट जाएगा, क्लोरोफिल जो है वो खराब हो जाएगा और फिर फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होने लग जाएगी। तो ये देखो भैया, ये आपका ग्राफ जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। तो यहां पर क्या है, लाइट जो है यहां पर क्या है, कम है, यहां पर लाइट इंटेंसिटी अपन इस साइड में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लाइट जो है वो कम है, तो क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ रहा है, फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ रही है। जैसे ही अपन ने लाइट बहुत ज्यादा बढ़ा दी, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाई, तो यहां पर क्या आ गया, सेचुरेशन आ गया, यहां पर क्या आ गया, सेचुरेशन आ गया जी, कि भैया इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ सकती। फोटोसिंथेसिस ने बोल दिया कि अब तू लाइट कितनी बढ़ा ले, अब लाइट तू कितनी भी बढ़ा ले, मैं नहीं बढ़ूंगी अब इससे ज्यादा। तो आप कितनी भी लाइट बढ़ाते जाओ, फिर आगे बढ़ेगी नहीं, अब आगे फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं बढ़ेगी। अगर इससे भी ज्यादा आप लाइट दोगे तो क्लोरोफिल जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और जब फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होने लगी जाएगी। फिर CO2 की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। मेजर लिमिटिंग फैक्टर आपको पूछ ले तो CO2 होता है। इसकी जो आपकी जो अमाउंट है वो कितनी है, 0.03% से 0.04%। अगर ये 0.05% हो जाए, अगर ये 0.05% हो जाए तो CO2 जो फिक्सेशन है वो बढ़ जाएगा, CO2 फिक्सेशन जो है वो बढ़ जाएगा। अगर 0.05% से भी अगर ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन जाएगी, तो क्या करेगा, ये डैमेज करने लग जाएगा। चलो, अगर लाइट कंडीशन, CO2 कंसंट्रेशन लाइट पर भी डिपेंड करती है। अगर लाइट कंडीशन लो है, ठीक है, अगर लाइट की कंडीशन कैसी है, लो है, तो क्या होगा, C4 और C3 और C4 प्लांट्स के अंदर कोई CO2 फिक्सेशन बढ़ेगा नहीं, कोई CO2 फिक्सेशन नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर अपन हाई लाइट कर दें, लाइट कंडीशन ऐसी हाई कर दें और CO2 कंसंट्रेशन भी अपन ज्यादा कर दें, तो क्या होगा, जो C3 और C4 प्लांट्स के अंदर जो हाई CO2 फिक्सेशन है वो बढ़ने लग जाएगा, मतलब CO2 फिक्सेशन वो हाई हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें C3 जो ग्रीन क्रॉप्स है, ग्रीन हाउस की क्रॉप्स है, C3 जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स है, उनके अंदर क्या होगा, ग्रीन हाउस आप जानते हो जिसके अंदर CO2 अपन बढ़ाते हैं, वो हरा लगा के ना, तो वो सिस्टम है। इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी जी, यहाँ पर उस ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है, लाइट जो सनलाइट है उसको भी अंदर क्या कर लेता था, ट्रैप कर लेता था, उस लाइट को भी अंदर ले लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा सनलाइट आती है और उसके अंदर CO2 की मात्रा भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा होती है। तो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट और ज्यादा से ज्यादा CO2 की मात्रा होगी तो क्या होगा, CO2 फिक्सेशन बढ़ेगा, तो उससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी जो है ना, जो उत्पादकता है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे कौन से प्लांट है, टोमेटो जो है उनको ग्रीन हाउस के अंदर लगाया जाता है, और आपके बेल पेपर जिसको बेल मिर्च कहते हैं, ठीक है, शिमला मिर्च देखिए ना सबने, तो शिमला मिर्च जो है उसकी भी होती है। चलो, फिर बात करें टेम्परेचर की। टेम्परेचर के अंदर डार्क रिएक्शन की बात करें, डार्क रिएक्शन आप सब जानते हो, जानने लगे कौन सी, C3 साइकिल जो है वो डार्क रिएक्शन के अंदर आती है, तो उसका कोई मोर इफेक्ट होता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन के अंदर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइट जो रिएक्शन है उस पर कोई ज्यादा खास इफेक्ट नहीं है तापमान का, ठीक है। C3 C4 प्लांट्स हैं वो हाई टेम्परेचर जब होगा, हाई टेम्परेचर में ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर आप तापमान बढ़ेगा तो वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। और C3 प्लांट्स जो है वो लो टेम्परेचर उनके लिए ऑप्टिमम है, उनको लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनको हाई टेम्परेचर उनके लिए ऑप्टिमम है, मतलब उनके लिए हाई टेम्परेचर उसके अंदर वो सहज महसूस करते हैं जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं। और जो टेम्परेट प्लांट्स हैं वो उनके लिए लो टेम्परेचर ऑप्टिमम है, ठीक है, उनके लिए कम टेम्परेचर चाहिए। अब बात कर लें वाटर की, ठीक है, वाटर की लास्ट बात कर लें। तो वाटर जो है जल जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वाटर जो है इसका कोई इफेक्ट प्लांट पर इफेक्ट करता है, जो जल है वो प्लांट पर इफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस पर ऐसा डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। जो जल है वो प्लांट पर तो इफेक्ट करता है लेकिन डायरेक्टली कोई फोटोसिंथेसिस पर इतना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसका, वाटर स्ट्रेस आएगा, मतलब पानी की कमी आएगी, पानी की जैसे ही कमी आएगी तो क्या होगा, स्टोमेटा जो है ना वो क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा जो है वो बंद। जैसे पानी कम होगा तो स्टोमेटा बंद होगा। क्यों होगा स्टोमेटा बंद, कि भैया
कि ओस्टोमेटा से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन होता है, पानी जो है वो ऊपर उड़ता है, ठीक है। तो उस पानी उड़ ना जाए, पानी की पहले से ही कमी चल रही है, ऊपर से वो पानी उड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या स्टोमेटा को बंद कर लेता है कि पानी बाहर ना जाए सनलाइट के अंदर। तो क्या स्टोमेटा वो क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। स्टोमेटा बंद, स्टोमेटा से ही तो क्या आती है, CO2 अंदर आती है। CO2 आने का रास्ता ही बंद कर दिया उसने, तो CO2 नहीं आएगी। CO2 नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी दोस्त, ठीक है। तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है, लेकिन मतलब इनडायरेक्टली इफेक्ट तो करता ही है, ठीक है। लीव्स क्या हो जाएंगी, पानी की कमी आएगी तो लीव्स क्या हो जाएंगी, विल्ट हो जाएंगी। मतलब विल्ट मतलब लीव्स क्या मुरझा जाएंगी, ठीक है, सूखी हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी, ठीक है। और क्या सरफेस एरिया, क्षेत्रफल जो है उनका कम हो जाएगा, और जो उपापचय जो क्रिया है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो पानी के ये इफेक्ट है। इसी के साथ अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। सारे फैक्टर पढ़ लिए, सारी चीजें अपन ने पढ़ी है डिटेल के अंदर। तो जैसा भी आपको लेक्चर लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो दोस्त सब्सक्राइब कर लेना। इतने सारे चैनल सब्सक्राइब करना, एक और कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देखा, वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो।